दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 11, जिसमें हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक परीक्षा के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है और एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और इसके निष्कर्षण से ही एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, आपको बताना है। चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। तो सही उत्तर है दोस्तों हैजा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ रोग है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। तो सही उत्तर है जल जनित रोग हैजा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तना है। सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तना है। तो सही उत्तर है दोस्तों गन्ना, आलू, अदरक, ये तने के रूपांतरण है, यानी इनका संग्रह अंग तना होता है। तो सही उत्तर अदरक। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा, गन्ना, आलू और अदरक हैं, ये तने के रूपांतरण हैं, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। जड़, फल, बीज या छाल। तो सही उत्तर है दोस्तों कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है और कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है, जिसको सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो हम मसाले के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, लौंग क्या है। ऑप्शन देखिए, तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे फूल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूखे फूल। दोस्तों लौंग, जिसको कि यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसका जो है वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम होता है, ये जो है मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका होती है। इसे सुखाकर मसाले, औषधि और भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लौंग जो है ये सूखे फूल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का तापक्रम आपको बताना है। जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है और जाड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर का तापक्रम जो है जाड़ों या गर्मियों में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों मानव शरीर का तापमान न तो जाड़ों में बढ़ता है न तो जाड़ों में घटता है, न ही गर्मियों में बढ़ता है। और ये जो है साधारण रूप से मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और मानव शरीर का जो तापमान है उसको स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का संपादन या नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था खंड से संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो आपको बताना है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो सही उत्तर है संसद। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है और इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति होती है। तो अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा
केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो ये संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन यानी 91st अमेंडमेंट। दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्राविधानित किया गया है कि देखिए केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों के 15% तक ही सीमित रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक अधिकार, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार। तो सही उत्तर है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक या फिर मौलिक अधिकार। तो देखिए भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर निष्कर्ष स्वरूप निर्णय देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान का अधिकार सांविधिक अधिकार है। सांविधिक यानी वैधानिक अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि मताधिकार एक सांविधिक यानी स्टैच्यूअरी राइट है। तो याद रखिएगा, मत देने का अधिकार वैधानिक या सांविधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल या जीरो आवर का समय काल कितना होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन में नियमित सूचीबद्ध कार्रवाइयों के प्रारंभ होने के बीच के समय को शून्यकाल यानी जीरो आवर कहा जाता है। ये दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बोध गया। दोस्तों ये बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया जो है ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है और आप जानते हैं कि बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर स्थित है और आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला प्रश्न देखिए किसे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष प्रथम लोकपाल बनाए गए थे और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधीन इनकी नियुक्ति की गई है और लोकपाल संस्था का लोगो और ध्येय वाक्य ईशावास्य उपनिषद के एक श्लोक माँ गृदाह कस्यस विधनम, इसका अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हासिल करने का लोभ न करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोस्तों 23 मार्च 2019 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे और इनका जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इनकी उर्दू पत्रिका इनके द्वारा जो संपादित की गई थी वो अल हिलाल थी और ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। दोस्तों मरणोपरांत इन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो सही उत्तर है दोस्तों गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन जिसका कि समयकाल 1905 ईस्वी है और देखिए ये आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। कौन गरम दल या जिसको उग्रवादी दल कहा जाता है उसके नेता नहीं थे। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों जो हैं गरम दल के तिकड़ी के रूप में विख्यात हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है गरम दल के नेता नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है।
तो सही उत्तर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कि शार्ट में ISA कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई और इसका अंतरिम सचिवालय हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में ग्वाल पहाड़ा पर बनाया गया है। तो सही उत्तर है ISA का सचिवालय भारत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कर्पूर मंजरी का जो सुमेलन है हर्ष, ये सही सुमेलित नहीं है, बल्कि कर्पूर मंजरी की रचना जो है राजशेखर के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, राजशेखर जो कि प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है, कालिदास द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना नहीं बल्कि राजशेखर की कृति है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ऑप्शन है शंभूजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो सही उत्तर है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। और राजाराम जो है ये साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व किया 1689 से 1700 ईस्वी, और राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सही उत्तर है, सबसे पहले स्थापित हुआ हिंदू कॉलेज कोलकाता, और 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। तो सही उत्तर है 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कौन सा है? आपको बताना है। तो देखिए, लोनार मध्य प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नक्की झील ये जो दे रहा है गुजरात, ये भी सही सुमेलित नहीं है। नक्की झील आपका राजस्थान में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में, देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही है। और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका, न कि केरल में। तो सही उत्तर कोलेरू भर केवल सही सुमेलित है जो कि आंध्र प्रदेश में है, जबकि लोनार मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में है, नक्की झील गुजरात में नहीं राजस्थान में है, और पुलिकट झील आपके केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है, और गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तट, गुजरात तट, मुंबई हाई या तमिलनाडु तट से। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसमें बताना है कि कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों केरल राज्य में स्थित अनाईमुड़ी, देखिए अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिम घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, याद रखिएगा 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी चोटी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की
प्राकृतिक पूंजी में यानी नेचुरल कैपिटल में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है वन, जल, सड़कें या खनिज। तो देखिए वन, जल और खनिज ये प्राकृतिक पूंजी हैं किसी देश की, जबकि सड़कें जो होती हैं देश दोस्तों प्राकृतिक पूंजी में शामिल नहीं की जाती हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई या सांस्कृतिक प्रदूषण। तो सही उत्तर है चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी इस आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो जो दोस्तों इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, उनको इको मार्क का लोगो दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए कोयला, खनिज तेल और गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। तो सही उत्तर है दोस्तों जो है जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये धारणी विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत जो है ये विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है, जबकि कोयला, खनिज तेल और गैस तथा साथ ही परमाणु ऊर्जा ये दोस्तों इनसे पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता है और ये धाड़ी विकास के अंतर्गत नहीं शामिल किए जा सकते। अगला प्रश्न है धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन है आपके प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। तो सही उत्तर है दोस्तों धारणीय विकास जो है ये प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है और धाड़ी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको सतत या पोषणी विकास भी कहा जाता है वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो दोस्तों ये माना जाता है कि विश्व का प्रत्येक छठवां आदमी, दुनिया का प्रत्येक छठवां आदमी भारतीय है। तो इस हिसाब से देखा जाए 17.5% भाग 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में दुनिया की जनसंख्या का 17.5% लोग रहते हैं और इस संदर्भ में चीन का पहला स्थान है जहां पर दुनिया की जनसंख्या का 19.4% लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष या हरीश चंद्र। तो सही उत्तर है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है और बंगाल में अंग्रेजी राज में स्थापित होने और उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी वर्ग नष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन देखिए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली कूच या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है दोस्तों नमक सत्याग्रह। दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था इसको महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी मार्च किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है दक्षिणी मालाबार केरल में
दोस्तों 1921 का मोपला विद्रोह दक्षिणी मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है। एक सूचकांक है रेजिडेक्स। तो दोस्तों रिहायशी आवास के क्षेत्र में मूल्यों के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB द्वारा जुलाई 2007 में सूचकांक रेजिडेक्स की शुरुआत की गई और प्रारंभ में पायलट अध्ययन के तहत 5 शहरों बंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को शामिल किया गया था। और रेजिडेक्स दोस्तों देखिए भूमि कीमत, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, भूमि कीमत। और ये मुख्य रूप से भवनों से संबंधित है रेजिडेक्स या भूमि कीमत, इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा नोएडा में स्थित है राष्ट्रीय उद्यमिता लघु विकास और मध्यम जो है ये किसके अधीन है। तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है जो विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु व्यवसाय के उद्यमिता और विकास में लगे हुए विभिन्न एजेंसियों की मदद के लिए निगरानी करती है। अगला प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों वर्ष 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। तो सही उत्तर है उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। और दोस्तों ये क्या है जो है उमंग 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सम्मेलन से यह अंतर्राष्ट्रीय यानी UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से ही है। भारतीय नौसेना ने हाल में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की गई है। तो सही उत्तर है भारतीय नौसेना में हाल में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र बनाने में स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और यह तारपीडो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाने की घोषणा ये 2015 में की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2015। अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। कब। तो सही उत्तर है 19 नवंबर 2020 को। देखिए 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी और ऐसा कोविड-19 जो है वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में या वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है। तो ये है अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवी द्वारा हाल में अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है। अगला प्रश्न सामान्य रीजनिंग से संबंधित है। देखिए पीलिया यकृत, जिस प्रकार से पीलिया से यकृत प्रभावित होता है उसी प्रकार का आपको संबंध बताना है।
तो सही उत्तर है उसी प्रकार ददोरा पड़ने पर त्वचा प्रभावित होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पीलिया से जैसे यकृत प्रभावित होता है उसी तरह ददोरा से त्वचा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप क्या करेंगे? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। कक्षा में विद्यार्थी आपको धमकाएं या परेशान करें तो आपको विद्यार्थियों से बात करने का समय लेना चाहिए, उन्हें ऐसा करने का कारण पूछना चाहिए और इस व्यवहार के परिणामों को बताकर उन्हें सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनना है। तलवार, भाला, बंदूक और कटार। तो दोस्तों तलवार, भाला और कटार स्वतंत्र रूप से हथियार है, जबकि बंदूक को एक हथियार के रूप में स्थापित होने के लिए गोली की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा? तो देखिए 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 को दिन रविवार था, 9 नवंबर 2014 को। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 दिन पहले। आज का दिन क्या हो जाएगा? रविवार से 2 दिन पहले यानी मंगलवार। मंगलवार को आपका क्या तारीख हो जाएगा? 11 नवंबर हो जाएगा। तो आने वाले कल यानी बुधवार को कितना तारीख होगा? तो 12 नवंबर 2014 और ये बुधवार होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दिन में घड़ी की सुइयां 22 बार एक दूसरे को ढकती हैं। ये याद रखने की चीज़ है, 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं या एक दूसरे के ऊपर आती हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कूट में TEACHER को VGCEJGT लिखा जाता है, तो उस कूट में CHILDREN को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले फार्मूला जानते हैं कि कैसे लिखा गया है। टी में 2 बढ़ाइए, TU तब V हो जाएगा, टी में 2 बढ़ाएंगे तो V हो जाएगा, ई में 2 बढ़ाए F और G, ए में ABC, सी में CDE। उसी प्रकार जब आप चिल्ड्रेन को लिखेंगे तो सी में 2 बढ़ाएंगे, CDE हो जाएगा। उसके बाद आप HIJ हो जाएगा, फिर देखिए आई को IJK हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप बढ़ाते लिखेंगे NFTGP, EJIKNFTGP, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चिल्ड्रेन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को DRDO यानी रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन ने कहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो सही उत्तर है चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से दोस्तों ITR से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज स्पेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा तट पर चांदीपुर से ये परीक्षण किए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड GS का प्रैक्टिस सेट संख्या 11, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी कई परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। और अभी जो आगे आयोजित होने वाली है दोस्तों UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाली है, उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।